हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। हम प्रीलिम्स के हिसाब से पूरा पीटी 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम एक एक सेक्शन का जितने जल्दी क्विक से क्विक रिवीजन हो सकता है सारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर करते हुए वो हम करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमको कौन कौन से सेक्शन कवर करने हैं एक बार हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी, देन आईटी एंड कंप्यूटर, देन उसके बाद आता है हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद आता है हमारा हेल्थ केयर सेक्टर। देन उसके बाद आता है ऑल्टरनेटिव एनर्जी, ऑल्टरनेटिव एनर्जी के बाद आता है डिफेंस, डिफेंस के बाद आता है वॉर्ड्स, और उसके बाद लास्ट में कुछ अदर मिसलेनियस जो इस किसी कैटेगरी में नहीं आते। तो हम इन सारे सेक्शंस को कवर करेंगे और इस साल के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स के आर्टिकल्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हमको कौन कौन से इश्यू देखना है तो एक बार नजर मार लेते हैं। सबसे पहले जीनोम एडिटिंग, देन थ्री पेरेंट बेबी, स्टेम सेल्स, कार टी सेल थेरेपी और डीप प्रोजेक्ट। ये पांच चीजें आती हैं जीनोम एडिटिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। हम बहुत ही क्विकली इसको रीड करेंगे, बहुत ही क्विकली हम इसको फास्ट कवर करेंगे ताकि हमारा विद इन अ पीरियड ऑफ या विद इन अ लिमिटेड टाइम हम सारी चीजें कवर कर पाए। तो सबसे पहले जीनोम एडिटिंग होता क्या है? जीनोम एडिटिंग मतलब आप जीन को एडिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है जो आपको याद रखना है? सबसे पहले जो हमारा सेल होता है, सेल में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एक स्पिंडल शेप थ्रेड होते हैं, जिनको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कुछ भी नहीं होते बट डीएनए के ही बेसिकली स्ट्रैंड होते हैं जो आपस में एक दूसरे में मिंगल्ड रहते हैं। जब हम एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे डीएनए के पार्ट की बात करते हैं, हम पूरे डीएनए को कैलकुलेट करते हैं और जोड़ते हैं, तो हमको जो मिलता है क्रोमोसोम में पूरा डीएनए, उसको हम बोलते हैं जीनोम। और जीनोम का एक छोटा सा पार्ट जो है, ये कोई छोटा सा एक पार्ट जिससे हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है, उसको हम बोलते हैं जीन। तो ये कुछ टर्म्स है, कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए से। जब मैं पूरे डीएनए को रीड करता हूँ या पूरे डीएनए को सीक्वेंस करता हूँ अपनी बॉडी के, तो उसको बोलते हैं हम जीनोम। और फिर जीनोम का एक छोटा सा पार्ट जिससे हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक आता है, उसको बोलते हैं जीन। इससे हमारी बॉडी का कोई भी एक पर्टिकुलर फीचर, जैसे कि आई का कलर, हमारी हाइट, हमारे हेयर का कलर, हमारी स्किन का कलर, हमारी स्किन का टाइप, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो जीनोम एडिटिंग में न्यूज क्या है? सबसे पहले न्यूज जो है वो ये है, इसमें बेसिकली इंडियन रिसर्चर्स जो है उन्होंने एक लो पंजेंट मस्टर्ड डेवलप करी है जीनोम एडिटिंग करके। लो पंजेंट मस्टर्ड का मतलब, यहाँ पे मस्टर्ड में सरसों आपने सूंघा होगा, आपको उसकी अरोमा एक अलग सी अरोमा आती है और कई लोग उसकी अरोमा के कारण उसको कंज्यूम करना, यूज करना पसंद नहीं करते। तो साइंटिस्ट ने उसी को एक जीनोम, उनके जीन में एडिटिंग करके उसकी एक ऐसी वेराइटी तैयार करी है जिसमें बेसिकली जो जिसमें बेसिकली ग्लूकोसिनोलेट नाम का एक केमिकल जो होता है ये कम होता है, जिसके कारण वहां पे जो आपकी अरोमा आती है डिस्टिंक्ट अरोमा, वो डिस्टिंक्ट अरोमा इससे बहुत कम हो जाएगी। ये जो ग्लूकोसिनोलेट होते हैं इनमें, इसमें गोइटर, एक गले की हमारी डिसीज होती है थायराइड की, वो भी डिसीज करने की टेंडेंसी होती है, और इंटरनल ऑर्गन में एबनॉर्मेलिटी करने की भी, कि इसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो हमने यही चीज यहाँ पे कम करके हमने जीन, इसके जीन को इस तरह से चेंज किया है कि यहाँ पे ग्लूकोसिनोलेट का कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा, और ये कम होने से इसकी सरसों की जो अरोमा है और जो बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो नेगेटिव हार्म कॉजिंग सब्सटेंसेज हैं, वो इसमें कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे किसको डेवलप करिए, आपको नाम क्या याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? आपको ये याद रखना है कि इसकी वेराइटी है जिसका नाम है वरुण। एक बहुत ही हाई यील्डिंग इंडियन मस्टर्ड वेराइटी है जिसमें मस्टर्ड की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। इसमें क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके ये वरुण वेराइटी में हमने ये नया मस्टर्ड डेवलप करा है, लो एरोमा वाला। क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी क्या होती है? सबसे पहले कैस9 प्रोटीन जो होता है वो आरएनए के साथ मिलके गाइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है जो मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए जीन को एक छोटे से पार्ट को कट करके अलग करना हो, तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो कहलाती है क्रिस्पर कैस9। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक जीन है, ये जीन के कारण यहाँ पे इसमें एक अलग सी स्मेल आ रही है अरोमा मस्टर्ड की, तो मुझे इस जीन को रिमूव कर दूंगा अगर मैं डीएनए के इस पार्ट को, तो इसमें मस्टर्ड में वो अरोमा आनी बंद हो जाएगी। तो मुझे इसको रिमूव करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर में कैस9 इस प्रोटीन का नाम है जो उस पार्ट के साथ बाइंड हो जाता है जिसको हमको रिमूव करना है। उसके बाद कैस9 आरएनए कॉम्प्लेक्स जो है वो डीएनए के स्ट्रैंड को, जैसे इस पोर्शन को मुझे अलग करना था तो इस पोर्शन को यहाँ पे उन्होंने कट कर दिया, और कट करने के बाद उन्होंने क्रिस्पर क्रिस्पर का जो जो बेसिकली स्ट्रैंड है या जो एंजाइम है वो बेसिकली उसको
रिमूव कर देता है और रिमूव करने के बाद जहां से हमने रिमूव करा है उस रिमूव्ड पोर्शन को हटा के हम बाकी के डीएनए को बाइंड कर देते हैं और ज्वाइन कर देते हैं। तो ये कहलाती है क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी और जीनोम एडिटिंग। तो जीनोम एडिटिंग का मैंने आपको मीनिंग बताया, जीन को एडिट करना, इसको कहते हैं जीनोम एडिटिंग, और इससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए चेंज कर सकते हैं। तो इसकी जीनोम एडिटिंग के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है? प्रीलिम्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये मिल सकता है कि इनमें से कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग की एप्लीकेशन की जा सकती है। तो हेल्थ केयर में हम अप्लाई कर सकते हैं इसको, मतलब कोई डिसीज कॉजिंग जीन है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं इससे। एग्रीकल्चर में हम पेस्ट का रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। देन सिंथेटिक बायोलॉजी में हम यूज कर रहे हैं, सिंथेटिक बायोलॉजी मतलब हम बेसिकली आर्टिफिशियल सेल्स डेवलप कर रहे हैं या आर्टिफिशियल ऑर्गन्स डेवलप कर रहे हैं, जिस आगे चल के बेसिकली हमको, जो हमारे कभी कोई ऑर्गन खराब हो जाते हैं या हमारा कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उसको रिप्लेस कर पाए। एंड लास्ट में ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प करेगा। एंडेंजर्ड स्पीशीज के जीनोम को मॉडिफाई करके हम उनको कंजर्व करने में हेल्प कर पाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रीलिम्स का अच्छा क्वेश्चन बनता है। हमारे यहाँ बीटी या बायोटेक्नोलॉजी या जीन एडिटिंग की क्या हिस्ट्री रही है? तो हम एग्रीकल्चर में इसका बहुत टाइम से, काफी सालों से एप्लीकेशन कर रहे हैं। हमने एक क्रॉप डेवलप करी है, दैट इज बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन में हमने एक जीन है जिसका नाम है, जो हमने एक बैक्टीरिया से लिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis जेंसिस। ये जीन निकाल के हमने कॉटन में डाला है। ये जीन डालने से या ये जीन एडिट करने से या उस जीन को इंसर्ट करने से कॉटन में एक पेस्ट है जिसका नाम है पिंक बॉलवर्म। ये पिंक बॉलवर्म के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो ये यूज करके हमने एक नई जीन, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन की क्रॉप बनाई थी जिसको जीएम कॉटन या बीटी कॉटन नाम से हम जानते हैं। देन उसके बाद आता है, इसके बाद एक और चीज आपको याद रखना है, अभी रिसेंटली हमने एक हाई यील्डिंग वेराइटी मस्टर्ड भी डेवलप करी है जिसका नाम है जीएम मस्टर्ड धरा मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11। ये हमने किसकी हेल्प से डेवलप करी है? एक जीन निकाला था हमने एक सॉइल के बैक्टीरिया से जिसका नाम है बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस। ये बैक्टीरिया से हमने जीन निकाल के मस्टर्ड में डाला है, जिससे मस्टर्ड की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये DMH11 का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद आता है जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी रिसेंटली इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है फॉर डीलिंग विद सर्टेन वेक्टर्स और ऑर्गेनिजम्स जो किसी पैथोजन के कैरियर होते हैं। जैसे मान लीजिए मॉस्किटो जो होता है, ये मॉस्किटो कैरी करता है प्लाज्मोडियम को जो हमको मलेरिया कॉज करता है। तो अब पॉइंट ये है कि प्लाज्मोडियम को तो कंट्रोल कर पाना या रिस्ट्रिक्ट कर पाना हमारे लिए बहुत हार्ड है। तो हम उस केस में क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बाय जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी सेम लगेगी, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे। तो जीन ड्राइव के अंदर में जीन, एक कैस9 एंजाइम और एक क्रिस्पर, ये एक रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस लगेगी जो तीन चीजें मिलकर जीन को एडिट करेंगी। अब ये जीन एडिट किसका करेंगे हम? तो यहाँ पे हम मॉस्किटो के जीन को एडिट करेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, मॉस्किटो का, जैसे मान लीजिए फर्टिलिटी का जो जीन है जो उसको रिप्रोडक्टिव पावर प्रोवाइड करता है, हम उस जीन को एडिट कर देंगे। और इस जीन को एडिट करने के बाद उसको ऐसा बना लेंगे कि कोई भी मॉस्किटो अगर उसके साथ फर्टिलाइजेशन करने की या रिप्रोडक्शन करने की कोशिश करता है तो उस केस में वो बेसिकली इनस्टेराइल हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा। स्टेराइल मतलब वो फर्टाइल नहीं रहेगा, वो ऑफस्प्रिंग ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उस केस में जब कोई मॉस्किटो रिप्रोड्यूस करने की भी कोशिश करेगा तो भी उसको ऑफस्प्रिंग या बेबी नहीं होगा। तो इस केस में मॉस्किटो की पॉपुलेशन जो है वो खत्म होने लगेगी और धीरे धीरे करके हम मलेरिया पे कंट्रोल क्रिएट कर पाएंगे। तो इस केस में यहाँ पे हम मॉस्किटो के जो जीन है उसको हम एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें। दिस इज कॉल्ड एज जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी। ये आपको याद रखना है, इसका कंसेप्ट प्रीलिम्स में इसमें बहुत अच्छा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है। देन उसके बाद आते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग पे। तो अभी रिसेंटली साइंटिस्ट जो है उन्होंने वाई क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग करी है पूरी की पूरी यूजिंग लॉन्ग रीड जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्निक। तो अब ये टेक्निक तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये वाई क्रोमोसोम क्या होता है और जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है। तो देखिए कंसेप्ट क्या बोलता है, डीएनए जो होता है ये बेसिकली 4 टाइप के बेसिस से बना होता है, ATCG। ATCG ये ही कॉम्बिनेशन में होते हैं। A T के साथ जुड़ता है, T A के साथ जुड़ता है, C G के साथ जुड़ता है और G C के साथ जुड़ता है। इनकी एक बहुत लंबी चेन होती है, ATCG, ऐसी कोई भी सीक्वेंस हो सकती है। ऐसे एक लंबी सी सीक्वेंस होती है जिसको हम डीएनए बोलते हैं। तो डीएनए 4 न्यूक्लियोटाइड
या बेसिस, डीएनए न्यूक्लियोटाइड या बेसिस, इनको बेसिस बोलते हैं। तो डीएनए जो होता है ये 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस या 4 बेसिस का बना होता है, और इनकी पूरी सीक्वेंस को हम बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो जीनोम का मैंने आपको बताया था, मतलब कि जीनोम मतलब पूरी चेन ऑफ डीएनए जो है उसको जीनोम बोलते हैं। उसकी जब हम सीक्वेंस रीड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, डीएनए किस में, ये जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है ये किस सीक्वेंस में अरेंज है, जब हम इस चीज को स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। तो अभी रिसेंटली हमने वाई क्रोमोसोम के पूरे न्यूक्लियोटाइड बेसिस की सीक्वेंस को स्टडी किया है। अब वाई क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम मैंने आपको जस्ट बताया, ये हमारे डीएनए को कैरी करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर, और ये हमारी पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। अब ये इन ह्यूमंस में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? तो हमारे अंदर में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 सोमेटिक होते हैं, और 23rd पेयर जो होता है ये सेक्सुअल क्रोमोसोम होता है। सेक्सुअल क्रोमोसोम मतलब जो आपका जेंडर डिसाइड करता है और आपके जेंडर फीचर्स को डिसाइड करता है। तो हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर में टोटल 23 क्रोमोसोम के पेयर होते हैं, ये आपको याद रखना है। 23 पेयर में 23rd पेयर जो है क्रोमोसोम का, उसमें दो टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो एक्स एक्स या तो एक्स वाई। एक्स एक्स मतलब एक्स जो होता है ये फीमेल क्रोमोसोम माने रहता है। तो अगर दोनों क्रोमोसोम 23rd पेयर में अगर डबल एक्स हैं, एक्स एक्स हैं, तो उस केस में जो जेंडर होगा वो फीमेल होगा, और अगर एक एक्स और एक वाई है तो ये जो होता है ये मेल होता है। तो अभी इसी वाई क्रोमोसोम की बात की जा रही है यहाँ पे, कि ये वाई क्रोमोसोम को हमने स्टडी करके एंड टू एंड इसकी पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली है। तो अब इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, वाई क्रोमोसोम जो होता है ये एक्स क्रोमोसोम, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है, वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से थोड़ा छोटा होता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज वाई। और वाई पूरा हमारा जितना बॉडी में ह्यूमन जीनोम है उसका 2% रिप्रेजेंट करता है। हमारी बॉडी में टोटल जितना डीएनए है उसका 2% वाई का बना होता है, वाई क्रोमोसोम का डीएनए का, और 5% एक्स क्रोमोसोम के डीएनए का बना होता है। तो ये आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। जीनोम सीक्वेंसिंग की एप्लीकेशन कहाँ पे है? जैसा कि मैंने बताया, हेल्थ में आप डिसीज को डायग्नोस कर सकते हो। जीनोम सीक्वेंसिंग अगर गड़बड़ है तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस इंसान को कौन सी डिसीज है या हो सकती है। एग्रीकल्चर और क्रॉप इंप्रूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और क्रॉप इंप्रूवमेंट में हम क्रॉप्स की जो वेराइटी है उसकी जीन सीक्वेंसिंग को स्टडी करके हम उसमें वेराइटी में या नए फीचर्स को ऐड कर सकते हैं या समझ सकते हैं उनके यूनिक फीचर्स को। फॉरेंसिक एनालिसिस में डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग करके हम स्टडी कर सकते हैं कि ये फिंगरप्रिंट किसके हैं। और लास्ट एनवायरमेंटल जीनोमिक्स, हम डीएनए की डाइवर्सिटी को समझ के एनवायरनमेंट की बायोडाइवर्सिटी को समझ सकते हैं। अब इसमें याद क्या रखना है, प्रीलिम्स के लिए और कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो हमने ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का एक प्रोजेक्ट चलाया था, ये 1990 में अक्रॉस द वर्ल्ड हम कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर चलाया था, रिसर्च करा था, जिसमें ह्यूमन बॉडी में मिलने वाले पूरे डीएनए को सीक्वेंस करने का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। तो ये प्रोजेक्ट 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में ये कंप्लीट हुआ था, जिसमें टोटल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस की 92% सीक्वेंसिंग हमने कंप्लीट करी थी, दैट वाज नियरली एंड। और इसी तरह से इंडिया में, इंडिया के लोगों का डीएनए का जेनेटिक मेकअप क्या है या जेनेटिक सीक्वेंसिंग क्या है, इसको स्टडी करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, दैट इज जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जीआईपी, जिसके अंदर में हमने 10,000 जेनेटिक सैंपल्स इकट्ठे करे थे क्रॉस फ्रॉम कंट्री, एंड वी आर ट्राइंग टू एनालाइज अ पैटर्न ऑफ द डीएनए सीक्वेंसिंग इन देयर। उसके बाद आता है 3 पेरेंट बेबी। तो 3 पेरेंट बेबी में ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अगेन। इसमें क्या होता है, कंसेप्ट ये है कि हमारे सेल में डीएनए जो है ये बेसिकली 2 जगह मिलता है। एक होता है न्यूक्लियस के अंदर, और थोड़ा सा डीएनए मिलता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो अब बात ऐसी है कि हमारी बॉडी में अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ सकता है तो वो सिर्फ डीएनए के थ्रू ही आ सकता है, और डीएनए अगर 2 जगह प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस में और एक माइटोकॉन्ड्रिया में, तो बॉडी में जेनेटिक डिफेक्ट इन दोनों में से कहीं एक जगह डीएनए में डिफेक्ट के कारण ही आ सकता है। अब न्यूक्लियस में अगर जेनेटिक या डीएनए डिफेक्ट होता है तो वो तो एक अलग चीज है, लेकिन अभी हमने रिसेंटली एक ट्रीटमेंट डेवलप करा है जिसमें अगर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई डीएनए में डिफेक्ट है और उसके कारण अगर बच्चे को, होने वाले बच्चे को अगर कोई डिसीज हो सकती है, तो उस केस में हम उसको ट्रीट कर सकते हैं उसके पैदा होने के पहले ही, बाय करेक्टिंग द डीएनए इन इट्स माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब हम ये कैसे कर सकते हैं, एक थेरेपी या ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। तो ये थ्योरी या ट्रीटमेंट कैसे काम करता है ये समझते हैं। व्हाट हैपेंस इज कि हमारा स्पर्म, मतलब मेल का स्पर्म जब फीमेल के एग के साथ कंबाइन होता है, स्पर्म जब एग के साथ कंबाइन होता है, तो इसमें स्पर्म जो है ये यहाँ पे फ्यूज होता है इसका न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के साथ, और मदर का माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इसमें बना रहता है।
तो जो ज़ाइगोट बनता है मतलब बच्चे का जो पहला सेल बनता है जिसको हम ज़ाइगोट बोलते हैं, ये ज़ाइगोट में अगर डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है जो मदर से आया है, तो उस केस में जो बच्चा डेवलप होगा, उसमें कुछ ना कुछ डिसीज़ हो सकती है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारा ये फर्टिलाइज़ेशन होता है स्पर्म और एग का, तो ये फर्टिलाइज़ेशन होने के बाद जैसे ही ज़ाइगोट बनता है, ये ज़ाइगोट बनने के बाद हम इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया निकाल के इसमें हेल्दी किसी मदर के एक एग से निकाल के एक माइटोकॉन्ड्रिया हम डाल देते हैं, ताकि उस माइटोकॉन्ड्रिया के डिफेक्ट के कारण बच्चे को जो डिसीज हो सकती थी, वो डिसीज नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, जो आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये फर्टिलाइजेशन के पहले भी किया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए इसमें स्पर्म है और ये एग है, तो एग में फर्टिलाइजेशन के पहले ही यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया निकाल लिया जाता है और उसमें एक हेल्दी मदर से माइटोकॉन्ड्रिया लेके यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ज़ाइगोट बनता है, वो ज़ाइगोट में एक हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए हमको मिलेगा। इसकी थेरेपी या इसके एप्लीकेशन कहाँ पे है? एक तो जेनेटिक करेक्शन करने में किसी भी बच्चे के, और दूसरा रिप्रोडक्टिव फ्रीडम में। क्योंकि देखिए, अगर मदर को पता है कि उसके माइटोकॉन्ड्रिया में डिफेक्ट है, तो उस केस में वो फर्टिलाइजेशन या वो कपल जो है वो बेबी करने से बचेगा, और उस केस में उसकी फैमिली लाइफ इफेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे हम बेसिकली उनको करेक्ट या ट्रीट करके पहले से ही एडवांस में हम उनको एक रिप्रोडक्टिव फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक और चीज है या करंट एक रिलेटेड न्यूज है, दैट इज CFDNA, सेल फ्री डीएनए। ये कंसेप्ट होता है, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है। बॉडी के किसी भी पार्ट में सेल के बाहर अगर ब्लड में या कहीं पे भी मान लीजिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, मतलब सेल के बाहर आपको डीएनए का कहीं पे फ्रेगमेंट मिलता है, तो इस टाइप के डीएनए को बोलते हैं सेल फ्री डीएनए, मतलब सेल के बाहर मिलने वाला डीएनए। बस ये आपको इतना ही कंसेप्ट याद रखना है। देन उसके बाद आते हैं स्टेम सेल के ऊपर। तो स्टेम सेल पे रिसेंटली एक न्यूज थी कि पहली बार कोई सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर डेवलप किया गया है यूजिंग स्टेम सेल। एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक बेबी बड़ा होता है या ग्रो होता है हमारी प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल की बॉडी के अंदर। तो इस टाइप का पहला स्ट्रक्चर बिना किसी मदर को लिए या बिना किसी मदर की हेल्प से हमने लैब में डेवलप किया है एम्ब्रियो। तो अब ये डिस्कवरी क्या बोलती है? ये डिस्कवरी इस सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सिंथेटिक एम्ब्रियो कैसे काम करेगा, ये एम्ब्रियो कैसे बनाया गया। इसमें काम की पॉइंट बात ये है कि यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो बनाया गया है, ये स्टेम सेल की हेल्प से बनाया गया है, और ये स्टेम सेल क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो स्टेम सेल जो होता है ये बेसिकली वो उस टाइप का सेल होता है जो किसी भी टाइप के या जो एक या एक से ज्यादा टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकता है या मैच्योर हो सकता है अपने आप को। जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सी बात बोलूं आपको समझाने के लिए, एक बच्चा है, एक बच्चा बड़ा होके क्या बन सकता है मैं आपसे पूछूं, तो आप मुझसे ये बोलोगे कि सर डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, साइंटिस्ट भी बन सकता है, देन उसके बाद IAS ऑफिसर भी बन सकता है, ये कुछ भी बन सकता है डिपेंडिंग ऑन कि क्या नीड है, क्या इसकी सिचुएशन है, क्या इसको रिसोर्सेज मिले हैं। उसी तरह से एक सेल जो कोई एक सेल जो बॉडी के किसी भी टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकता है, वो ब्लड का सेल भी बना सकता है, वो ब्रेन का सेल भी बना सकता है, वो लीवर का सेल भी बना सकता है, ऐसा कोई भी सेल बना सकता है। इस टाइप के सेल को बोला जाता है स्टेम सेल। तो ये स्टेम सेल जो होते हैं उनकी कैपेबिलिटी होती है कि बॉडी के किसी भी टाइप के स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन ये कितने टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, इनके कुछ टाइप्स होते हैं। तो स्टेम सेल जो होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले टोटीपोटेंट सेल, then pluripotent cell, then multipotent cell and then unipotent cell। टोटीपोटेंट सेल स्टेम सेल वो होता है जो बॉडी का कोई भी सेल बना सकता है। मतलब ये ऐसा सेल है जो ब्रेन का सेल भी बना सकता है, लंग का सेल भी बना सकता है, ये लीवर का सेल भी बना सकता है, ये किसी भी टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकता है। इसको टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। देन आता है प्लूरीपोटेंट सेल। प्लूरीपोटेंट सेल जो होता है ये वो टाइप के सेल होते हैं जिसकी एक लिमिट होती है। जैसे टोटीपोटेंट सेल बॉडी का कोई भी सेल बना सकता है, प्लूरीपोटेंट सेल ऐसा नहीं कर पाते। मतलब ये बहुत सारे टाइप के सेल बना सकते हैं लेकिन सारे टाइप के सेल नहीं बना सकते। मतलब टोटीपोटेंट सेल अगर बॉडी के 100% ऑफ द सेल्स हैं उनमें से कोई भी टाइप का सेल बना सकता है, तो प्लूरीपोटेंट सेल सिर्फ 80% ऑफ द सेल बना सकते हैं। 20% कोई ना कोई एक बेसिकली पार्ट होगा। जैसे स्पेसिफिकली ब्रेन बोल देता हूँ मैं, जैसे स्पेसिफिकली ब्रेन के सेल नहीं बना सकता लेकिन बाकी बॉडी के कोई भी टाइप के सेल बना सकता है। तो इस टाइप के सेल को हम बोलते हैं प्लूरीपोटेंट सेल। देन उसके बाद आता है मल्टीपोटेंट सेल। मल्टीपोटेंट सेल मतलब ये बॉडी के सारे टाइप के सेल नहीं बना सकता, किसी एक पर्टिकुलर टाइप के सिस्टम के या ऑर्गन के सेल बना सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एक सेल है जो ब्लड के किसी भी टाइप के सेल बना सकता है। जैसे ब्लड के कई टाइप्स होते हैं सेल के, ये WBC भी होते हैं, RBC भी होते हैं, प्लेटलेट भी हो सकते हैं। ये
कई टाइप के ब्लड सेल होते हैं, ये कोई भी सेल बना सकता है मल्टीपोटेंट सेल, लेकिन ब्लड के सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम के बाहर का सेल अगर आप इसको बनाने के लिए बोलेंगे तो ये नहीं बना पाएगा। जैसे अगर आप इससे बोलेंगे कि मसल का सेल बना दो तो नहीं बना सकता, ये आप इससे बोलोगे ब्रेन का बना दो तो नहीं बना सकता, ये एक ऑर्गन या एक सिस्टम के ही सेल बना सकता है। और फिर होता है यूनिपोटेंट सेल। यूनिपोटेंट सेल वो सेल होता है जो किसी स्पेशल टाइप का एक स्पेसिफिक सेल ही बना सकता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टेम सेल, अगर मैं उसको सारा खाना पीना दूं तो वो सिर्फ डब्ल्यूबीसी में ही कन्वर्ट होगा, चाहे मैं उसको कितना ही खाना पीना दे दूं। तो दिस काइंड ऑफ सेल इज नोन एज यूनिपोटेंट सेल। तो ये 4 टाइप के सेल आपको याद रखना है। स्टेम सेल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली क्वेश्चनेबल है या क्वेश्चन में आ सकते हैं प्रोबेबल। एक और टाइप के सेल होते हैं इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, आईपीएस सेल्स। तो ये जो होते हैं ये बेसिकली लैब में बनाए जाने वाले स्टेम सेल्स हैं। अगर हम एडल्ट सेल को यूज करके किसी लैब में उसको स्टेम सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो दिस इज अ काइंड ऑफ सेल नोन एज इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। तो ये आपको इतने पॉइंट इसमें स्टेम सेल में थेरेपी में याद रखना है। देन उसके बाद आते हैं कार टी सेल थेरेपी के ऊपर। तो कार टी सेल थेरेपी रिसेंटली इंडिजिनस नेक्सकार, इंडिया ने अपनी एक नई टेक्नोलॉजी या नेक्सकार 19 टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जिसका फुल फॉर्म है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, कार टी सेल थेरेपी। तो ये कार टी सेल थेरेपी डेवलप करी है जो कैंसर को ट्रीट कर सकती है कुछ स्पेसिफिक टाइप के। तो अब बात क्या है, ये किसने डेवलप करी है, पहले तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी है जो आईआईटी बॉम्बे के अंदर में कुछ लोगों ने बनाई थी, कुछ बच्चों ने, जिसका नाम है इम्यूनो एक्ट। तो इस कंपनी ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। अब ये कार टी सेल थेरेपी होता क्या है, कार टी सेल थेरेपी के अंदर में हम क्या करते हैं ये समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा हमारे इम्यून सेल कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली हमारे जो इम्यून सेल होते हैं उसमें वैसे तो 5 टाइप के सेल होते हैं, लेकिन 2 टाइप के सेल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होते हैं बी सेल और दूसरे होते हैं टी सेल। बी सेल वो सेल होते हैं जो डायरेक्टली किसी के ऊपर, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी के ऊपर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक करा, या किसी ऐसी बॉडी ने या कोई ऐसी चीज जो आपकी बॉडी को हार्म कर रही है, अटैक करती है आपकी बॉडी को, तो बी सेल डायरेक्टली जाके उससे फाइट नहीं करता। ये कुछ सब्सटेंस ये बनाता है जिनको बोलते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज जाके उस हार्मफुल सब्सटेंस को खत्म करती है। उसी तरह से एक और टाइप के सेल होते हैं जिसको बोलते हैं टी सेल। ये टी सेल किसी को भेजता नहीं है, जब बॉडी में कोई नेगेटिव या हार्मफुल चीज होती है बॉडी के लिए तो ये डायरेक्टली जाके खुद उससे फाइट करता है और उसको किल करता है। दिस इज कॉल्ड एज टी सेल। अब बात आती है कैंसर की। कैंसर क्यों हार्मफुल होता है या कैंसर के साथ प्रॉब्लम क्या है। कैंसर जो होता है ये हमारी बॉडी के ही किसी सेल में होता है। जैसे मान लीजिए मुझे स्किन का कैंसर हुआ, तो मेरे स्किन के सेल, कुछ सेल जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम रेट से डिवाइड होने लगते हैं, और डिवाइड होकर वो आजू बाजू के टिश्यू और जो ऑर्गन है और जो इतने भी पार्ट है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, उसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो उस केस में इसको, ये बॉडी को हार्म कर रही है तो हमारे इम्यून सिस्टम को इससे डील करना चाहिए, लेकिन डील क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे बॉडी के सेल को क्या लगता है कि ये तो हमारी बॉडी का सेल है तो इसको हम कैसे मार सकते हैं, ये तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो ही नहीं सकता। तो जो चीज हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा रही है कैंसर में, वो चीज पहचान में आना ही बंद हो जाती है, क्योंकि वो सेल्स हमारी बॉडी के ही सेल्स हैं खुद, जो अनलिमिटेड रेट से डिवाइड हो रहे हैं। तो इस केस में अगर मैं इन सेल्स को या टी सेल या बी सेल को ये पहचान करा दूं कि ये कैंसर के ये वाले जो सेल्स हैं ये मेरी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, तो उस केस में वो उसको किल कर देंगे। तो कार टी सेल थेरेपी जो है यही करने की कोशिश करती है। कार टी सेल थेरेपी के अंदर में हम टी सेल्स जो होते हैं, ये टी सेल्स के जीन को इस तरह से एडिट कर देते हैं कि वो इन कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं और कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज करके उसको किल करने लगते हैं। तो इससे एडवांटेज क्या है, इससे बॉडी पे जो साइड इफेक्ट, एक तो ये क्यूरेबल हो जाता है। क्यूरेबल इसलिए क्योंकि वो पूरा एंड तक जाके हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, वो उसको खत्म कर देता है कैंसर को। और दूसरा, कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम कीमोथेरेपी यूज करते हैं जिसमें हम बहुत सारी मेडिसिन खिलाते हैं पेशेंट्स को। तो अब ये मेडिसिन इतनी ज्यादा हमको नहीं खिलानी पड़ेगी, और कीमोथेरेपी करने के बाद भी कैंसर के क्योर होने के तो चांसेस बहुत कम रहते थे अगर वो स्टेज 2 स्टेज 3 में पहुंच गए तो इस केस में कार टी सेल थेरेपी जो है ये कैंसर को क्यूर भी करेगा सेकेंड और थर्ड स्टेज में भी। तो आगे चल के ये थेरेपी जो है ये लोगों को साइड इफेक्ट से बचाएगी, दवाइयों के कॉस्ट का बर्डन कम करेगी, और बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद कैंसर को डील करके या कैंसर को एंड कर देगा। तो ये नेक्सकार टेक्नोलॉजी के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखना है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद रिलेटेड कंसेप्ट में डब्ल्यूईसी के बारे में दिया हुआ है। एक चीज आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, नेक्सकार पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। आपको याद ये रखना है कि अभी नेक्सकार टेक्नोलॉजी जो है ये किसी भी टाइप के कैंसर से डील नहीं कर सकता। मतलब
सारे कैंसर को ठीक नहीं कर सकता, लिमिटेड 2-3 टाइप के कैंसर हैं, सिर्फ उन्हीं को ठीक कर सकता है ये, जैसे कि ल्यूकेमिया या बी सेल लिम्फोमा, ब्लड से रिलेटेड जो कैंसर है, अब ये सिर्फ इसको ही ट्रीट कर सकता है। तो आपको ये याद रखना है, प्रीलिम्स में इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नेक्सकार टेक्नोलॉजी? नेक्सकार टेक्नोलॉजी कैन ट्रीट एनी टाइप ऑफ कैंसर इन द बॉडी, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एनी टाइप के नहीं, अभी जो नेक्सकार टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ ब्लड के कैंसर को ही डील कर सकता है। तो ये आपको इतने पॉइंट इसमें याद रखना है नेक्सकार टेक्नोलॉजी में। देन उसके बाद आता है लास्ट बायोटेक्नोलॉजी में डीप प्रोजेक्ट, डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप। तो ये डीप प्रोजेक्ट क्या है? सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एपिजेनेटिक्स समझ लेते हैं कि एपिजेनेटिक्स क्या होता है। तो एपिजेनेटिक्स ये जो होता है, ये बेसिकली इसके अंदर में हमारे एनवायरनमेंट जो होते हैं, हम एनवायरनमेंट अगर चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बहुत ठंडी जगह पे रहता हूँ और एकदम से मैं अपने वर्क के लिए या जॉब के लिए किसी गर्म जगह पे शिफ्ट कर जाऊँ, तो वहाँ पे टेम्परेचर और क्लाइमेट का चेंज होगा, तो उससे ये हो सकता है कि मेरे डीएनए में कुछ टेम्पोररी चेंजेस आ सकते हैं जी। इस टाइप के चेंजेस को बोलते हैं एपिजेनेटिक चेंजेस। ये चेंजेस जो होते हैं ये परमानेंट नहीं होते, मतलब जब मैं गर्म जगह से वापस अपनी जगह पे ठंडी जगह पे जाऊंगा तो मेरा डीएनए वापस नॉर्मल हो जाएगा, और मेरे डीएनए में चेंजेस जो आए थे उसके कारण मेरी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे थे वो चेंजेस आने वापस बंद हो जाएंगे। तो ये एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी, ये जो स्टडी कहलाती है इन चेंजेस की, ड्यू टू चेंजेस, द स्टडी ऑफ द चेंजेस इन डीएनए ड्यू टू चेंज इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी। तो अब ये कहानी ये है कि CSIR, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो हमारी बॉडी है साइंटिफिक रिसर्च की, इसकी एक एजेंसी है CCMB, सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। CSIR CCMB जो है ये वर्ल्ड की कुछ एजेंसीज के साथ कोलेबोरेट करके ऐसी स्टडी कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि हमको ये समझने में हेल्प मिले कि अलग अलग लोग, रीजन के जो लोग हैं, जब उनके एनवायरनमेंट चेंज होते हैं तो उनकी बॉडी में कितना चेंज आता है। तो अब ये प्रोजेक्ट जो है डीप प्रोजेक्ट, ये 5 ईयर का प्रोजेक्ट है। ये इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल लंदन एंड CCMB के जो साइंटिस्ट हैं ये दोनों मिलके काम करेंगे। क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि अभी तक डीएनए पे एनवायरनमेंट की जितनी भी स्टडीज हैं, वो जो नॉर्थ अमेरिकन या फिर जो यूरोपियन लोग हैं, वाइट पीपल, उनके ऊपर ही कंडक्ट की गई है। तो एशियन लोग, अफ्रीकन लोग, ऑस्ट्रेलियन लोग, इनकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट के कारण, डीएनए के चेंजेस के कारण, ये स्टडी अभी तक कहीं पे भी नहीं है। और इसी चीज को समझने के लिए और पढ़ने के लिए, डाटा को और डाइवर्स करने के लिए हम ये डीप प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो अब इसमें इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको बस इसमें 2 चीजें याद रखना है कि डीप प्रोजेक्ट क्या है, कौन चला रहा है, देन उसके बाद इसका ड्यूरेशन क्या है, कितनी ड्यूरेशन के लिए, एंड फोर्थ एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी किसको बोलते हैं। ये 4 चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है। So this completes our biotechnological section. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. अगर आप हमसे गाइडेंस के लिए या काउंसलिंग के लिए या फिर हमारे रेगुलर करंट अफेयर सेशंस के लिए एनरोल करना चाहते हैं, विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में एक गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, आप उसको फिल करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ ल्यूमिनाइज फाउंडेशन, जहाँ पे हम हमारे जितने भी सेशन होते हैं करंट अफेयर्स के, उनके PDF शेयर करते हैं। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट वी ऑल्सो हैव एन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, जहाँ पे अगर आप हमारी तरफ से होने वाले अपडेट से अपडेट लेना चाहते हैं तो उस केस में आप इन पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।